तो चलिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं एमिनो अम्ल। और जो एमिनो अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें एक तो होता है एमीन समूह, अब NH2 हो या NH हो, और दूसरा इनमें उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक समूह अर्थात COOH। तो ये हमने इसकी थ्योरी लिखी हुई है। ये वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके एक ही अणु में एक या एक से अधिक एमीन समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है NH2 का होल X सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड COOH का होल Y, अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह का Y और NH2 का X, अर्थात कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं जो नंबर्स होंगे, कोई से भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जहाँ X और Y कोई पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब कोई भी, ये 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है इसमें, तो एग्जाम्पल किसका लिया है, यहाँ हमने वेलाइन का लिया है। तो वेलाइन जो है वो भी क्या है, एक एमिनो अम्ल ही है। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं अब हम इसमें जो हमने लिया हुआ था अभी। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्रोटियस शब्द से हुई है, और इसका प्रोटियस का अर्थ होता है प्राथमिक, ठीक है। प्रोटियस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और प्रोटियस का अर्थ होता है प्राथमिक, अर्थात शरीर को सबसे पहले जिनकी आवश्यकता होगी वे क्या कहलाएंगे, हमारे प्रोटीन अर्थात प्रोटियस। और जो हमारे शरीर में जैसे कि बाल होते हैं या जो नाखून होते हैं वे सब काहे के बने हुए होते हैं, वे सब प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। और ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवधारियों में पाए जाते हैं। कौन, प्रोटीन। प्रोटीन की ही हम यहाँ बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ से आगे देखिए, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि जब प्रोटीन के एक ही अणु में एक या एक से अधिक एमिनो समूह या कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं, एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है और इससे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर हमने जो यहाँ एग्जाम्पल में लिए हुए हैं इनमें दोनों में एक ही एक उपस्थित है। ये जो एग्जाम्पल है ये काहे का है, हमारे पास में ग्लाइसिन का है। ठीक इसी प्रकार का जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, ज्यूटर आयन का पढ़ेंगे। जब दो एमिनो अम्ल परस्पर संयुक्त होते हैं तो कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा जुड़ते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, ये कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा जुड़ते हैं। एक एमिनो और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा जुड़ते हैं, एक का H और दूसरे का OH। ये दोनों के दोनों निकल जाएंगे -H2O और यहाँ से ही जुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, आएगा COOH CH सिंगल बॉन्ड NH। ये तो हमारे पास में किसका आ गया है, पहले वाले का। और दूसरे वाले का क्या बचा था, CO CH का, यहाँ R' NH2, तो ये दूसरे का आ गया CO CH। और ये यहाँ है भाई R, यहाँ नहीं है, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, और NH2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, पॉलीपेप्टाइड। जैसे पॉलीपेप्टाइड बना है ऐसी और बहुत सारे पेप्टाइड बन जाएंगे। तो हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से पेप्टाइड बनेंगे, मतलब पॉलीपेप्टाइड कौन सा बनेगा, कौन सा कब नहीं बनेगा। ये देखिए ध्यान से, ज्यूटर आयन जो होता है वो कैसी कैसी अवस्था में होता है, अम्लीय अवस्था में भी होता है और क्षारीय अवस्था में भी होता है। इसकी दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है, अर्थात इसकी अम्लीय प्रवृत्ति भी होती है और इसकी क्षारीय प्रवृत्ति भी होती है। दोनों प्रकार की इसकी प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक साइड में क्या है, इसके माइनस है और एक साइड में इसके क्या है, प्लस है। भाई प्लस है तो माइनस वालों को एक्सेप्ट कर लेगा, अर्थात ये यहाँ से क्या दे सकता है, प्रोटॉन, और ये यहाँ से क्या ले सकता है, प्रोटॉन। तो ये जिसका ये वाला सिरा हुआ, जो हम इसका दूसरे वाला सिरा पढ़ रहे हैं, ये वाला सिरा इसका किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये वाला इसका सिरा व्यवहार करेगा क्षार की तरह, और जो ये वाला सिरा है ये सिरा किसकी तरह व्यवहार करेगा, इसका अम्ल की तरह, ठीक है। और यहाँ हम देखेंगे कि भोजन में उपस्थित सभी प्रोटीन एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल के रूप में अपघटित हो जाते हैं, अर्थात किस रूप में रहते हैं, शरीर में एमिनो अम्ल के रूप में रहते हैं। शरीर की पाचन क्रिया में भाग लेते हैं और शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम या अधिक होने पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, रोग। रोगी हो जाएंगे अगर हम कम मात्रा उत्पन्न होगी। और मनुष्य को प्रतिदिन कितने की आवश्यकता होती है, इसमें 60 से 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता रोज होती है, ठीक है। ये इन्हें रोज चाहिए ही चाहिए। अब शरीर में प्रोटीन का महत्व क्या होता है, शरीर में प्रोटीन का महत्व, सबसे पहली बात ये, एंजाइमों और हार्मोन्स का संश्लेषण करते हैं, DNA तथा RNA का निर्माण भी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसाओं की कमी होने पर शरीर को ऊर्जा प्रदान भी करते हैं, शरीर का pH संतुलन भी रखते हैं, और शरीर में ऊतकों के रख रखाव का कार्य भी प्रोटीन ही करता है। शरीर में उपस्थित तंतुओं को दृढ़ता प्रदान करता है। ध्यान से समझिए, एंजाइम और हार्मोन्स का संश्लेषण करता है, अर्थात अगर शरीर में एंजाइम या हार्मोन्स की आवश्यकता होगी तो उसका निर्माण कौन करेगा, प्रोटीन करेगा।
आरएनए तथा डीएनए का निर्माण भी यही करते हैं, प्रोटीन ही करता है। और आरएनए और डीएनए ही वे पदार्थ होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसाओं की कमी के कारण शरीर को ये ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा भी प्रदान करेंगे इन्हें, किसे? शरीर को। अगर कमी हुई तो शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करेंगे ये। यहाँ से आगे देखिए, शरीर का पीएच भी बनाए रखते हैं और शरीर में ऊतकों के रख रखाव का कार्य भी करते हैं। जैसे शरीर में टूट फूट हो जाती है तो उसका कार्य भी कौन करेंगे? प्रोटीन ही करेंगे। शरीर में उपस्थित तंतुओं को दृढ़ता प्रदान करते हैं। शरीर जिन तंतुओं से मिलकर बना होता है उन्हें भी दृढ़ता कौन प्रदान करता है? प्रोटीन। ठीक है, उन्हें भी कौन प्रदान करेगा? प्रोटीन। यहाँ से आगे चलते हैं, प्रोटीन के सोर्स पढ़ते हैं। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? यहाँ से देखिए, हम प्रोटीन के स्रोत हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो जो हमारे पास में प्रोटीन के स्रोत हैं वो हमने सबसे पहले क्या दिखाया? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है 43%। और मुर्गे का गोश्त जो अक्सर लोग खाते हैं, इसमें प्रतिशत मात्रा होती है 23 से 24%। मटर खाते हैं, मटर में होता है 20 से 22%, 20 से 22%। और पीले अंडे में होता है 15 से 18%। और सफ़ेद या अंडे के सफ़ेद भाग में होता है 11 से 13%। और मक्खन में होता है 4 से 8%। और गाय के दूध में होता है 3 से 4%। गाय के दूध में सबसे कम मात्रा में होता है। ठीक है, बाकी और जितने भी हैं हर किसी में कैसा होता है? अधिक मात्रा में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसमें प्रोटीन के परीक्षण देखते हैं। प्रोटीन कौन कौन से परीक्षण देता है? अगर हम प्रोटीन में NaOH मिला दें और इसमें कुछ मात्रा मिला दें CuSO4 तो इसमें का रंग जो हो जाता है गुलाबी रंग का हो जाता है। जेनेथोटिक परीक्षण देखिए, बेंजीन लेंगे, सांद्र HNO3 मिला देंगे, गर्म करेंगे, येलो कलर देगा। अगर NaOH मिला देंगे और फिर गर्म करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ऑरेंज रंग का। मोलिस परीक्षण को देखिए, मोलिस परीक्षण कुछ इस प्रकार से देंगे। एक परखनली लेंगे और परखनली में हम इसमें भर देंगे प्रोटीन में 2 ml एल्कोहलिक अल्फा नेप्थोनोल का मिश्रण, इसे भर देंगे। और अब हम इस पात्र की दीवार में यहाँ डाल देते हैं इस पर H2SO4। ठीक है, तो जब ये H2SO4 यहाँ आएगा तो यहाँ इसमें एक छल्ला बन जाएगा। और ये छल्ला किसका होता है? ये छल्ला होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, ये बैंगनी रंग से पता चलता है कि ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ये कार्बनिक जितने भी यौगिक होते हैं सभी से टेस्ट को देते हैं। अब हम लिपिड्स पढ़ेंगे भैया। लिपिड जो होते हैं ये वसा तेल होते हैं। ठीक है, कब प्राप्त होंगे? जब हम उच्च अनुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया करा देंगे। किससे? ग्लिसरॉल से। तो ये ट्राइएस्टरों के रूप में प्राप्त होते हैं। ये ट्राइएस्टर हमारे क्या होते हैं? ग्लिसरॉल या फिर लिपिड। सामान्यतः इन्हें हम वसा तेल के रूप में यूज करते हैं। ये हमने क्या लिया है? ग्लिसरॉल स्टेरिक अम्ल। तो हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ? ग्लिसरॉल ट्राई स्टेरेट। ये वाला प्राप्त यहाँ हमें आराम से हो जाएगा। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसे, ये हमें किस तरीके से प्राप्त हो रहा है। इस वाले को देखिए, तो ये जो हमारा था ये हमारा कुछ इस टाइप का है जो यहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ था हमारे यहाँ CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। और ये जो है ये इसकी जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का था। इसे आप कुछ ऐसे लिखिए OH CO C17 H35, मैंने उल्टा करके लिख दिया है इसे यहाँ, प्लस OH CO C17 H35 और नीचे भी ऐसे लिखा हुआ है ये OH CO C17 H35। इसमें क्या होता है? इसका H और इसका OH एक साथ में जुड़ जाते हैं। इसका H और इसका OH ऐसे करके, इसका H और इसका OH एक साथ जुड़ जाते हैं। और यहाँ ये क्या बचेगा? CH2O। और यहाँ क्या बचेगा इसके बाद में? CO C17 H35। और यहाँ नीचे क्या बनेगा इसमें? CHO CO C17 H35। और यहाँ क्या बनेगा दूसरे इसमें? CH2O CO C17 और H35 ये बन जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है इसमें? ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट। ये हमारा यही है। ठीक है, और
भोजन में लिपिड्स का महत्व क्या होता है? ये शरीर में शरीर के लिए ईंधन का कार्य करते हैं, ऊतकों के निर्माण का कार्य करते हैं, शरीर के ताप को नियंत्रित रखते हैं और इनका प्रयोग औषधि के बनाने में किया जाता है। वसा के द्वारा शरीर सुंदर व चिकना होता है और विटामिन का भी, ये विटामिन के लिए भी काय का कार्य करते हैं, विलायक का। जो विटामिन के लिए विलायक का कार्य होता है उसे भी कौन करते हैं? ये लिपिड्स ही करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें लिपिड्स के स्रोत कौन कौन से होते हैं? लिपिड्स हमें जो प्राप्त होता है ये हमें वनस्पतियों या फिर जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि सरसों, जैतून, मूंगफली आदि के तेल से, और घी, मक्खन, मछली, मांस, पनीर आदि से। अब हम पढ़ेंगे इसमें न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? मीसर ने की थी। पश कोशिकाओं से की थी। भैया ये पश कोशिकाएं वही होती हैं जो फुंसी फोड़े हो जाते हैं और उनसे प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो पश प्राप्त होता है, जो मवाद प्राप्त होती है, जिस मवाद बोल देते हैं, ये उन्हीं से की थी। इन्हें इन्होंने न्यूक्लियर नाम दिया था। और न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, देख लेंगे अभी इसमें क्या होता है। एक, न्यूक्लिक अम्ल में बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं और प्रत्येक श्रृंखला में लाखों जीन पाए जाते हैं। वर्गीकरण देखिए न्यूक्लिक अम्ल का, ये 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अर्थात एक तो होता है हमारे पास में इसमें डीएनए और दूसरा हमारे पास में इसमें होता है आरएनए। एक डीएनए है और दूसरा आरएनए है। इसे देखिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल को, जो अनुवांशिकी का जो भाग होता है, जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, वो कौन होता है? वो डीएनए होता है जी। और डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मीसर ने। कहाँ से की थी? पश कोशिकाओं से भी पढ़ा है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर दिया था वो दिया था वाटसन और क्रिक ने। द्विकुंडलित मॉडल। यह कुछ अनुभार वाला विरोधाणु होता है। यह द्विकुंडलित संरचना में पाया जाता है, अर्थात इसमें हमें डबल कुंडली पाई जाती है। कुछ इस टाइप से इसकी संरचना होगी। दोनों के दोनों एक साथ चलते हैं ऐसे करके, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे, तो ऐसे करके ऐसे बनता चला जाता है। ठीक है, इसका एक डैश होगा ऐसे सही से करके। नीचे हमने इसकी संरचना बना रखी है बिल्कुल सही तरीके से, उसे एक बार देखेंगे। क्रिक ने दी थी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसका रासायनिक संगठन देखिए, इसमें 2 क्षारक पाए जाते हैं, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है और पिरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर तथा साइटोसिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होती है। अर्थात ए बराबर होगा किसके? टी के, और सी किसके बराबर होगा? जी के। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। डीएनए की कुंडलित मॉडल में होता क्या है? इसमें 2 पॉलीन्यूक्लाइड श्रृंखला होती हैं, जैसे हम अभी आपको दिखाई देंगे, ये दिखाई दे रही है, जो एक दूसरे पर लिपट कर सीढ़ीनुमा संरचना बनाती हैं। दोनों श्रृंखलाएं परस्पर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। दोनों दाहिने हाथ की दिशा में कुंडलित होती हैं, एडेनिन थाइमिन से अर्थात टी से 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा, तथा साइटोसिन ग्वानिन से सी ट्रिपल बॉन्ड जी से 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। इसके बेस की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है तथा 10 बेस की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके 10 बेस मिलकर एक हेलिक्स बनाते हैं, अर्थात एक चक्कर बनाते हैं। ये देखिए, ये वो संरचना है जो मैं आपको समझा रहा था, सीढ़ीनुमा संरचना, ये वाली। ये देखिए, ये बनी हुई है। इसमें ये बेस हैं, जो ये डंडे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, जब ये 10 मिल जाएंगे तो एक हेलिक्स बना देंगे। यहाँ हमने जो एडेनिन को दिखाया, येलो कलर से दिखाया, ये जितना भी आपको चमक रहा है ये एडेनिन है ये, और जो ग्रीन कलर है ये इसका थाइमिन है, ये रेड कलर वाला इसका ग्वानिन है, ये आया हुआ है यहाँ, और साइटोसिन को दिखाया हमने इसके यहाँ ऑरेंज से कलर से ऐसे बना हुआ है। और ये नीचे भी जो संरचना हमने यहाँ दिखा रखी है, ये संरचना भी किसकी है? डीएनए की ही है। यहाँ एडेनिन, यहाँ थाइमिन जुड़ा हुआ है किससे? एडेनिन से, और ग्वानिन जुड़ा हुआ है साइटोसिन से। ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा है, देखिए ध्यान से, 1 2 3, और यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये 1 और ये 2, 3 और यहाँ फिर से 2। ठीक है, 5s 3s 3s 5s, एक दूसरे के अपोजिट सिरे यहाँ हमने इसमें दिखा रखे हैं। यहाँ जाइए अब इसमें अब हम पढ़ेंगे इसमें राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, मैसेंजर और राइबोसोमल और ट्रांसफर। यह केवल एक हेलिक्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, डीएनए में कितने थे? 2 थे, और यहाँ सिर्फ कितना है? 1। वहाँ 2 थे और यहाँ कितना है? 1 है। ठीक है, जो कभी आपस में परस्पर संयुक्त होकर दोहरे हेलिक्स का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब दोहरे हो भी सकते हैं और नहीं भी।
अकेले भी हो सकते हैं, दोहरे भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, कोई से हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। चलिए चित्र में देख लेंगे, अभी पता चल जाएगा हमें कि दोनों होते हैं या फिर नहीं। जो मैसेंजर आरएनए होता है ये संदेश वाहक का काम करता है, अर्थात ये जब शरीर में डीएनए को कोई संदेश पहुंचाना होता है एक भाग से दूसरे भाग तक, तो ये किसकी मदद से भेजता है? आरएनए की मदद से भेजता है। तो ये क्या काम कर देता है? आरएनए को संदेश देगा, आरएनए उसे कोडित कर लेगा। तो कोडित होने के बाद में कोड ले लेगा उसका, ठीक है, कोडित कर लेगा। तो उसके बाद में क्या होगा? जो आरएनए होगा, जो कोड लेगा, वो कौन लेता है? एमआरएनए। मगर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता कौन है? टीआरएनए। और आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए है उसे सुरक्षित रखता है संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में। देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ भी है कि पहला एमआरएनए संदेश वाहक का कार्य करता है तथा टीआरएनए आरएनए हस्तांतरण का कार्य करता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग होता है, अर्थात यू का उपयोग होता है। इसमें चेंज है थोड़ा सा, और इसकी जो संरचना होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए कुछ जगह अकेला है, ये रहा यहाँ से यहाँ तक अकेला, और यहाँ जाके दोहरा हो गया, और यहाँ जाके भी दोहरा हो गया, एक साथ जुड़ गए हैं। और यहाँ एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ ये फिक्स नहीं है कि ए बराबर होगा किसके? यू के, और सी बराबर होगा किसके? जी के। फिक्स नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, कुछ नहीं पता जी, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं पता है इसमें। ग्लूकोज तथा सुक्रोज जल में विलय है, जबकि साइक्लोहेक्सेन तथा बेंजीन जल में अविलय है। इसका कारण होता है भैया, जो ग्लूकोज और सुक्रोज होते हैं इनमें OH समूह पाया जाता है और ये जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। और लैक्टोज के जल अपघटन से किन उत्पादों के बनने की अपेक्षा करेंगे? एक बनेगा डी ग्लूकोज, एक बनेगा डी गैलेक्टोज। यहाँ से आगे चलिए, ये हमसे पूछा हुआ है, ये वर्ड यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये एसीटेट एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये वाला, ये ग्लूकोज के साथ मिलेगा और ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बना देगा? डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। जब हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलामीन से कराएंगे तो यहाँ में इसमें कोई भी ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब इसमें कोई भी CHO समूह उपस्थित नहीं है। यही हमें ये प्रूव करवा रहा था कि डी ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट में आप एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे समझाएंगे। पहला अभिक्रिया कराई, फिर NOH से अभिक्रिया करा के देखा, नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं बन रहा है। एमिनो अम्लों के गलनांक तथा जल में विलयता सामान्यतः संगत एल्केनों की तुलना में अधिक होती है। इसका कारण क्या होता है भाई? जो एमिनो अम्ल होते हैं ये ज्यूटर आयन के रूप में पाए जाते हैं और इनके अणुओं के मध्य दो बल होते हैं, द्विध्रुव और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये दोनों के दोनों लगते हैं, जिस कारण इनके अम्लों के क्वथनांक उच्च होते हैं और एमिनो अम्ल जल में अणुओं के साथ में परबल अनुन्य क्रिया करते हैं तथा जल में विलय हो जाते हैं। हैलोजन अम्लों के अणुओं के मध्य ऐसा कोई बल कार्य नहीं करता है तथा ये जल के अणुओं से परबलता से क्रिया नहीं करते हैं और कोई ऐसा गुण भी ये नहीं दिखाएंगे। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं अब हम इसमें। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है? भैया कहाँ चला जाएगा? क्या प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाएगा और स्कंदन हो जाएगा, जिस कारण जल के अणुओं का क्या हो जाता है? अवशोषण तथा अधिशोषण। सी संचित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? एस्कार्बिक अम्ल है, जब हम कभी भी टॉयलेट जाते हैं मतलब मूत्र करते हैं तो ये उसके साथ में ही उत्तेजित होकर निकल जाता है, तो ये हमारे शरीर में संचित नहीं रह पाता है। यदि डीएनए का थाइमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन किया जाए तो कौन कौन से उत्पाद बनेंगे? एक बनेगा डीऑक्सी डी राइबोस और दूसरा बनेगा फास्फोरिक अम्ल और तीसरा बनेगा हमारे पास में इसमें थाइमिन। ये तीन बनेंगे हमारे इसमें पास में। और लास्ट का हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब डीएनए का जल अपघटन किया जाता है तो प्राप्त क्षारकों के मध्य कोई संबंध नहीं होता है, यह तथ्य आरएनए के विषय में क्या संकेत देता है? डीएनए का जल अपघटन होने पर 4 क्षारक प्राप्त होंगे भाई, ये तो हमें पहले से ही पता है। देखिए एक साइटोसिन, एक ग्वानिन, एक थाइमिन और एक एडेनिन। सी की मात्रा जी के बराबर, टी की मात्रा ए के बराबर होगी। आरएनए में भी 4 क्षारक होते हैं परंतु इसमें थाइमिन क्षारक के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, पर आरएनए में उपस्थित क्षारकों की मात्रा के संबंध में कोई संबंध नहीं पाया जाता है क्योंकि इनकी संरचना एक कुंडलिनी होती है, अतः यह युग्मन सिद्धांत का पालन नहीं करता है। पता नहीं है भाई, डीएनए में जो डीएनए है उसमें फिक्स होंगे, मतलब जो ए है वो ए किसके बराबर होगा? वहाँ
ए बराबर होगा वहाँ टी के, और सी बराबर किसके होगा, जी के। मगर यह फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स? इस वजह से नहीं है क्योंकि ये एक कुंडलित होता है, और एक कुंडलित में कह नहीं सकते। एक कुंडलित में कितना भी चल सकता है, हो भी सकता है द्विकुंडलित और नहीं भी, क्या कहते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई है